हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। ये आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 है। ये लेक्चर नंबर 8 है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कार्य के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? कार्य के बारे में। ये जो हमारा सीरीज है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होती है RRB, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है, जो ALP और ग्रुप D में होते हैं। होता बच्चों के साथ इस बार हो ऐसा रहा है कि वो सब जगह थ्योरी तो पढ़ ले रहे हैं लेकिन वो क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मेरा जो चैनल का टैगलाइन भी यही है, सिर्फ पढ़ाई। यानी कि हम लोग कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग बस एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करेंगे। और क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या फिजिक्स केमिस्ट्री मंथ में इस बार जो नए क्वेश्चंस आए थे वो सारे का कंसेप्ट 1 बाय 1 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग अब आगे चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ये कार्स, यानी कि कार्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग लेक्चर 6 से कार्स के बारे में डिस्कस किए हैं। लेक्चर 6 में मैंने कुछ किया, फिर लेक्चर 7 में किया, मैं लेक्चर 8 में क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको। तो ये हमारा लेक्चर 8 है। तो आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पिंड द्वारा कार्य है ना, पिंड का मतलब वस्तु आपको समझना है एग्जाम में, कि एक पिंड द्वारा कार्य जो है निम्नलिखित में से किस बात पे निर्भर नहीं करता है। तो ये नहीं जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में याद रखना है। तो सबसे पहले कार्य जो है, कार्य किस किस बातों पे डिपेंड करता है ये समझिए। तो कार्य बराबर जो फॉर्मूला होता है, बल, विस्थापन और दोनों के बीच का एंगल, FS cos थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? FS cos थीटा। तो हम लोग कार्य के बराबर ये फार्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि कार्य बल पे डिपेंड कर रहा है, कार्य विस्थापन पे डिपेंड कर रहा है और दोनों के बीच लगने वाला बल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तीन बात पे क्या करता है? कार्य डिपेंड करता है। तो आइए इसके ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो पहला कह रहा है कि वस्तु की प्रारंभिक वेग, तो वेग तो कहीं है ही नहीं, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत है। विस्थापन तो इस पे डिपेंड करता है, बल और विस्थापन के बीच कौन? तो हाँ, ऑब्वियसली इस पे भी डिपेंड करता है, तो लागू बल इस पे भी डिपेंड करता है। तो क्वेश्चंस हमारा पूछ रहा था किस पे नहीं करता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि वस्तु का प्रारंभिक वेग पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इस पे आंसर आपका हुआ। फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहा है कि ना होने पर किया गया कार्य शून्य हो सकता है, यानी कि निम्नलिखित चारों में से क्या नहीं होगा तो कार्य शून्य होगा। तो फिर से समझिए, कार्य का जो फार्मूला है FS cos थीटा। तो तीन केस में कार्य जीरो हो सकता है। पहला, मान लो फोर्स ही जीरो हो जाए, यानी कि कोई बल ही न रहे। तो कोई बल न रहे तो कोई विस्थापन भी होगा ही नहीं, और तो एंगल तो कुछ हो सकता है। ठीक है, तो एंगल के बारे में कुछ होने, तो सबसे पहला तो बल होने के लिए फोर्स का ज़रूरत है, क्योंकि फोर्स नहीं रहेगा तो विस्थापन भी नहीं रहेगा। ठीक है, और जब बल होगा ही नहीं तो विस्थापन होगा ही नहीं, तो इसके साथ कोण भी नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्स अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो फोर्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला फोर्स जीरो हो जाएगा तो आगे का बात करेंगे ही नहीं, फोर्स जीरो है तो वर्क तो होगा नहीं। दूसरा, एस अगर जीरो हो जाए, मान लो कि फोर्स तुम्हारे पास है, लेकिन वो मान लो कि ऐसा समझो कि एक बहुत सा बड़ा है और इसको एक बहुत छोटा बच्चा इसको धक्का दे रहा है। तो इसके पास फोर्स तो है लेकिन इतना फोर्स नहीं है कि इसको क्या करे? विस्थापित कर दे। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। तो यानी विस्थापन अगर जीरो होगा तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। F इंटू जीरो इंटू कॉस थीटा। तो जीरो कहीं पे भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और तीसरा जो हमारा है वो है कि अगर दोनों के बीच एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो थर्ड जो हमारा है वो फोर्स और विस्थापन, ये दोनों के बीच जो एंगल लग रहा है वो कितना डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का। तो ये बात आपको याद रखना है। तो 90 डिग्री का होगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि F और कॉस 90 डिग्री, सॉरी कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? FS और कॉस थीटा का जगह जीरो रखेंगे तो ये जीरो, यानी कि तीन केस से ये जीरो हो सकता है। तो पहला, किसके ना होने पे कार्य शून्य होगा? तो यहाँ पे वेग से कोई मतलब नहीं है, शक्ति से भी कोई मतलब नहीं है, संवेग से भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, विस्थापन अगर नहीं होगा तो कार्य जीरो होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? विस्थापन। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता, है ना, कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा, ठीक है, किस बात पे डिपेंड करती है? तो जो कार्य डिपेंड करता है फ्रेंड्स,
वो एम नहीं, फोर्स इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये तीन बात पे ही कार्य डिपेंड कर रहा है। और कार्य ही ऊर्जा का फॉर्म होता है। जो आपके पास ऊर्जा होगा तो आप कार्य कीजिएगा, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। तो सबसे पहला कह रहा है कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस बात पर निर्भर करती है। तो पहला, द्रव्यमान और आयतन पे तो निर्भर नहीं करती है। किसी वस्तु की दिशा और वस्तु की गति, तो वस्तु की गति पे भी निर्भर नहीं कर रही है। कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और अवस्था, हाँ, इस पे डिपेंड करती है कि किस स्थिति में है वो और उसका अवस्था क्या है। वस्तु का परिणाम और दिशा, तो इस पे भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। वस्तु से कोई मतलब ही नहीं है हमको, वस्तु का क्या रहेगा उस पर कुछ नहीं मतलब है। वस्तु के शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है। वस्तु, मान लो कि ये वस्तु है, तो ये कैसा वस्तु है, इसका शेप है, रंग रूप क्या है, कितना बड़ा है, कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, किस चीज़ का बना हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इस पर कितना फोर्स लग रहा है और फोर्स की वजह से कितना दूर घूम के गया, ये डिपेंड करना है तुमको। यहाँ पे मान लो आ गया तो कितना विस्थापन हुआ। ये सोना का है, चांदी का है, या फिर ईंट का बना हुआ है, फिर या मिट्टी का बना हुआ है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये द्रव्यमान तो पहले ही हट गया, और कैसा है इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो ख़त्म। कितना तेज से गया, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, हाँ, स्थिति का मतलब ये पहले कहाँ पे थी और अब कहाँ पे थी, इससे डिटेल कर रहा है, तो इससे मतलब है हमको। वस्तु का परिमाण, यानी वस्तु कितना केजी का है, इससे मास द्रव्यमान को यहाँ परिमाण लिख दिया, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वैल्यूज। और दिशा से कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करते हैं, वो क्वेश्चन एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलाने वाला था कि अगर वो क्वेश्चन आप सही करके आइएगा तो आप वो क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं जिसको कोई बच्चा एग्जाम में सही करके नहीं आया है। तो ऐसा ही क्वेश्चन जब आप करिएगा तब आपका एग्जाम में जाके सिलेक्शन हो सकता है। कह रहा है कि एक मजदूर 10 kg के एक सामान लेता है और उसे 1.1 मीटर ऊपर उठाता है, तो अपने सिर पर रख लेता है। तो उसके द्वारा, यानी कि आदमी के द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, ठीक है। आदमी सामान पे कितना काम किया, तो देखिए उसका कितना केजी का था, ये 10 kg का है, और इसको ये ऊपर उठा के अपने सर पे रख रहा है, ठीक है। तो कितना मीटर ऊपर उठा रहा है, 1.1 मीटर उठा रहा है। कितना उठा रहा है, 1.1 मीटर ऊपर उठा रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो फोर्स दिया नहीं है, तो फोर्स नहीं दिया हुआ है, तो फोर्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे, mg। तो वर्क बराबर होता है Fs, है ना। यहाँ पे थीटा का बात नहीं कर रहा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, फोर्स भी इधर है और विस्थापन भी इधर है। तो इस केस में थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। या जब आप सीधा ऐसा याद रखिए कि जब क्वेश्चंस में एंगल का बात करेगा तभी हम एंगल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, तो जब हम लोग यहाँ देखें तो हमको पता चला कि अच्छा यहाँ पे तो फोर्स तो हमको मालूम नहीं है, तो फोर्स की जगह हम लोग वेट लिखेंगे। वेट क्या होता है, mg, और इसमें विस्थापन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास का वैल्यू यहाँ पे कितना, 10, जी का वैल्यू कितना, 1.1, है ना। सॉरी, जी का वैल्यू तो क्वेश्चंस में दिया है 10, जी का वैल्यू क्वेश्चंस में 10, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना, 1.1। जब ये सारे को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 11 पे कितना जीरो आएगा, 3 जीरो, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो यानी कि 110 जूल। तो इसका एग्जैक्ट आंसर था वो 110 जूल था एग्जाम के लिए। फर्दर हम आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। सारा क्वेश्चंस ये अच्छा ही लेके आए हैं हम आपके साथ। कह रहा है कार्य का गुणनफल है। कार्य मतलब किसका गुणनफल है, तो कार्य हम लोग जानते हैं कि बल और किसका गुणनफल है, विस्थापन का। तो बल और विस्थापन किस में लिखा हुआ हम देखते हैं, तो ऊर्जा आयतन का गलत है, शक्ति विस्थापन का गलत है, बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन, और दूसरा है बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन है, अगर जल्दीबाजी में आप सी लगा के एग्जाम में चले आते हैं लेकिन आप ऑप्शन पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं, तो ऑप्शन में देखिए इस बार के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आया था ना, वो छोटा छोटा पॉइंट पे बच्चों का आंसर क्या हो जा रहा था, गलत हो जा रहा था। तो हर एक ऑप्शन को जब आप इस बार NTPC RRB का एग्ज़ाम दीजिएगा तो हर एक क्वेश्चंस को आपको क्या करना, बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि हमको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। तो आइए मैं इसके बारीकी के बारे में बात करता हूँ। तो इसी तरह का क्वेश्चन जब आप एग्जाम में करके आइएगा तब आप सिलेक्शन की तरफ जाइएगा। तो कह रहा है सी नंबर पर पहले डिस्कशन करते हैं कि बल, तो ये हमारा बल हुआ, है ना, और वस्तु के दिशा में विस्थापन, तो बल एस हुआ, और इधर ही वस्तु का क्या हो, विस्थापन हो, एस। तो हाँ, ये बात सही है कि जिधर बल लगता है उधर ही उसका क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। अब बल और वस्तु का, ये हम डी क्वेश्चन पढ़ दिए, डी नंबर ऑप्शन पढ़ दिए, ठीक है। ये फिर से मैं एक बार बात करता हूँ इसमें।
तो देखिए ये डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। कह रहा है वस्तु, डी नंबर ऑप्शन में समझा दिया, वस्तु और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिए। तो ये डी नंबर ऑप्शन था। अब सी नंबर समझिए। सी कह रहा है कि बल और, तो पहले बल हुआ, तो मान लो कि कोई वस्तु है तो इस पर बल लगाए, तो बल और वस्तु का, है ना, वस्तु की दिशा में विस्थापन। अब वस्तु की दिशा में इसका विस्थापन किधर होगा? वस्तु का कोई दिशा थोड़ी ना होता है, फोर्स का तो दिशा होता है, वस्तु का कोई दिशा होता है? नहीं होता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या था? गलत था। आप अगर जल्दीबाजी में पढ़ के बिना इसको करके आइएगा तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा सही था? डी। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना डिटेल डिस्कशन आप जब कीजिएगा तब जाके एग्जाम में लिखिएगा। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ इस बार होने वाला नहीं है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पे कार्य हो रहा है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ये नहीं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अगर नहीं आप भूल जाइएगा तो फिर गड़बड़, वो एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो वर्क 3 चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। आज पहला या दूसरा क्वेश्चन हम इसको डिस्कस किए थे। पहला बल, वर्क जो है पहला यानी कार्य, पहला फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा विस्थापन पे डिपेंड कर रहा है, और तीसरा वो दोनों के बीच जो कोण हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला विस्थापन, तो इस पर डिपेंड तो करता है। वस्तु का द्रव्यमान इस पर डिपेंड नहीं करता है। आरोपित बल पे भी डिपेंड करता है, और दोनों के बीच कोण पे भी डिपेंड करता है। तो आंसर आपको एग्जाम में कौन लगा के आना था? ये बी। आपका आंसर कौन सा था? बी। क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर कौन सा था? बी। कि बी जो है वस्तु के द्रव्यमान पे फोर्स डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फर्दर आगे अगर हम लोग चलें तो कह रहा है कि किसी वस्तु पे किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पे निर्भर नहीं करता। तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसको हम बताता नहीं, बस टिक कर देता हूँ। फर्दर आगे क्वेश्चंस कह रहा है कि किसी वस्तु पे किया गया कार्य किस बात पे निर्भर नहीं करता है। तो फिर से वही क्वेश्चन से नहीं करता है। तो वस्तु का आरंभिक वेग, यहाँ ऑप्शन बस बदल गया, क्वेश्चन सेम ही है। इस पर डिपेंड करता ही है, इस पर डिपेंड करता ही है, इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से यही हमारा डिमांड था कि किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो वस्तु के आरंभिक वेग पे डिपेंड नहीं करता है। आइए फिर हम आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्य किस पे निर्भर नहीं करता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो विस्थापन पे डिपेंड करता है, बल पे भी डिपेंड करता है, और एफ और एस के बीच के कोण पे भी डिपेंड करता है। तो संवेग पे डिपेंड नहीं करता, और क्वेश्चंस का डिमांड यही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। समझिए एक ही क्वेश्चंस को इस बार के आरआरबी एग्जाम में कितना बार बार घुमा के पूछा है। तो सिर्फ और सिर्फ जब आप थ्योरी पढ़िएगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लगा पे आइएगा। तो अगर हम लोग आगे बात करते हैं अब, तो आगे जब हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? अब क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक वस्तु है हमारे पास और इस पर हम एक बल लगाए। अब कह रहा है बल की दिशा में, तो बल की दिशा आगे की ओर है, इस तरफ है मतलब, तो इस तरफ ये विस्थापित होकर मान लीजिए यहाँ आ गया, ये एस विस्थापित हुआ। तो कह रहा है बल एक स्थिर बल है ना, और बल की दिशा में द्वारा स्थानांतरित, तो मान लिए कि वो कितना स्थानांतरित हुआ? एस, ठीक है। बल और दूरी के परिणाम, ये दोनों को परिणाम यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, को किस रूप में दर्शाया जाता है? तो इसको हम लोग वर्क के रूप में दर्शाते हैं, यानी कि किया गया कार्य के रूप में दर्शाया जाता है। समझिए कितना डिटेल क्वेश्चन पूछा था। जो लोग बच्चे हिंदी के हैं उनको एक बार थोड़ा मैं बताना ये चाहूँगा कि आप इंग्लिश में भी थोड़ा सा अभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि उस तरह का सेट कहीं से अगर मिलता है जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ हो तो आप इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा देखिए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज नहीं होगा। हिंदी में जो होता है ट्रांसलेशन उसका बहुत ही ज़्यादा गलत किया हुआ रहता है, मैक्सिमम क्या होता है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हिंदी में क्या होता है एग्ज़ाम में। तो हिंदी और इंग्लिश जब तक आपको दोनों नहीं आएगा तब तक आप सही से एग्ज़ाम में क्रैक नहीं कर पाइएगा। ये इस बार के एग्ज़ाम में ध्यान देने वाली बात थी। फर्दर आगे चलते हैं हम लोग, ऐसे मैं इंग्लिश बताते ही चल रहा हूँ धीरे धीरे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी पिंड पे कार्य तभी किया जाता है, यानी कि कोई कार्य तभी होता है जब, तो पहला क्या है कि इसमें फोर्स हो, दूसरा ये फोर्स के साथ इसमें क्या हो? विस्थापन हो, है ना, और तीसरा कोण 90 डिग्री का नहीं हो, कोण जो हो 90 डिग्री का नहीं हो, तभी क्या होगा? वर्क कहलाएगा। तो पहला समझिए, कह रहा है कि किसी पिंड पे कार्य तभी किया जाता है जब एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव करता है। तो ये हाँ, ऊर्जा में वृद्धि होता है तो इसको हम बोल सकते हैं कि कार्य हुआ, क्योंकि जो कार्य होता है,
ठीक है, वो ऊर्जा के बराबर ही होता है। जितना आपके पास ऊर्जा होता है वही आप कार्य करते हैं, या कार्य आप करते हैं तो किसी वस्तु में ऊर्जा बढ़ता है। तो ये हो सकता है, लेकिन हम और ऑप्शन आगे देखते हैं। बल पर कार्य करते हैं, बल इस पर कार्य करते हैं। तो बल इस पर कार्य कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पर कार्य, बल इस पर अगर लग रहा है ना, देखिए बल, ये क्वेश्चन समझने वाला है, बी नंबर समझिए। मान लीजिए इस पर फोर्स लग रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें विस्थापन हो जाए, है ना, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि विस्थापन नहीं हो। तो बल इस पे कार्य कर रहा है, तभी हम नहीं कह देंगे कि कार्य हो रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए दीवार को धक्का दे रहे हैं और दीवार में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, तो आप कार्य किए क्या? नहीं किए। तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट सही नहीं है। आगे कह रहा है कि वहाँ विस्थापन होता है, ठीक है, तो हाँ वहाँ विस्थापन होता है। तो जब वहाँ विस्थापन होता है, हाँ जब वहाँ विस्थापन होता है, तो ये एग्जैक्ट आंसर सही है कि जब वहाँ विस्थापन होगा तो विस्थापन तभी होगा जब हम उसमें फोर्स लगाएंगे, है ना। यदि किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है तो ये भी कुछ नहीं कह रहा, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये विस्थापन एग्जैक्ट आपका आंसर सही है कि किसी पिंड पे कार्य तभी किया जाता है जब वहाँ पे विस्थापन होता है। हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़े हैं, ठीक है, कि किसी पिंड पे कार्य तभी किया जाता है जब उसमें विस्थापन होता है। ऊर्जा में वृद्धि हम बिना विस्थापन के भी ला सकते हैं, ऊर्जा में हम वृद्धि बिना विस्थापन के भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर सही था, वो था सी। अब आप बताइए बच्चों कि आप एग्ज़ाम में इसको रट के जा सकते हैं क्या? नहीं। तो जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए हम अभी बार बार एक एक क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आप ये इस क्वेश्चन डिस्कशन का सीरीज 2-3 बार देखिएगा, तब आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस अपने आप क्या होंगे, बनने लगेंगे, है ना। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होगी। तो कह रहा है किसी पिंड पर कार्य कभी किया जाता है जब, तो जब क्या होगा, उसमें विस्थापन होगा, है ना। मेन फैक्टर हमारा फोर्स के साथ विस्थापन ही है। फोर्स अगर हो और विस्थापन ना हो तब वर्क होगा नहीं। तो ये विस्थापन ही इंपॉर्टेंट की है, यहाँ पे आपको याद रखना है। जब ऐसा कन्फ्यूजन हो तो दीवार पे धक्का लगाने वाली बात आपको क्या कर लेनी है, सोच लेनी है। फर्दर आगे कह रहा है कि लागू किया गया बल और विस्थापन की दिशा का बीच कोण 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो मानने शून्य होता है, इसमें कुछ समझने वाली ज़रूरत ही नहीं है। देखिए मान लो कि फोर्स इस तरफ लग रहा और विस्थापन भी इसी तरफ हो रहा है ना। आप कहिएगा आगे पीछे क्यों बना रहे, सीधा सा आप ऐसा समझिए ना कि एक वस्तु है, इसको एफ फोर्स लगा के यहाँ से धक्का देके हम यहाँ पे ले आए, है ना। तो विस्थापन भी इधर ही हुआ और फोर्स भी इधर लग रहा था। तो इसके बीच जो एंगल है वो कितना डिग्री का है, 0 डिग्री का। और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस केस में जो वर्क होता है वो एफ एस के बराबर होता है। जब दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण हो, है ना, एफ एस कहीं भी लिखा हुआ रह सकता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर हम लिख दिए तो ऊपर ही होगा। ये अगर 90 डिग्री हो तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो इस केस में वर्क जो होगा क्या होगा, 0। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कि मान लो कि ये एफ है और विस्थापन इधर है, दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण है। तो इस केस में जो वर्क होगा, सॉरी सबसे पहले कॉस 180 डिग्री देख लीजिए। तो कॉस 180 डिग्री का मान जो होता है -1 होता है। तो वर्क हो जाएगा एफ एस इंटू -1, यानी वर्क जो होगा वो होगा -FS। वर्क क्या होगा, -FS। यानी कि कार्य जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये तीनों केस हम समझा दिए आपको कि कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट हम आपको समझाते हैं, ये ध्यान से देखिए थोड़ा। देखिए ये अर्थ है ना, अर्थ पे मान लीजिए एक वस्तु रखा हुआ है, तो अर्थ उसको नीचे कितना से खींच रही है, mg से। तो अब मान लो कि इस पे जो बच्चा खड़ा था इसको उठा के क्या किया ना, यहाँ ऊपर ले आया। कितना मीटर ऊपर ले आया, 1 मीटर। तो अगर इस आदमी के द्वारा कार्य पूछा जाएगा तो आदमी इसको ऊपर खींच रहा है और वस्तु भी कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो इस आदमी के द्वारा पूछा जाएगा तो कार्य क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। लेकिन धरती के द्वारा कार्य पूछा जाएगा तो धरती इसको कहाँ खींच रही है, नीचे। धरती इसको कहाँ खींच रही है, नीचे। लेकिन वस्तु कहाँ जा रहा है, ऊपर, है ना। धरती उसको नीचे पुल कर रही है ना। धरती उसको कोई चीज़ को नीचे खींचती है, लेकिन वस्तु कहाँ जा रहा है, ऊपर। वस्तु कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो इस केस में कितना डिग्री का एंगल हो गया, 180 डिग्री का। और इसी तरह के केस में क्या होगा, कार्य जो होगा वो निगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम लोग अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता,
है ना, या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कार्य करने वाले की वस्तु की स्थिति और अवस्था में डिपेंड करती है। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम पहले भी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं आज ही के लेक्चर में। फर्दर आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि एक मजदूर 10 kg का सामान लेता है और एक, लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो इस लेक्चर को नहीं होगा तो यहीं पे बंद करना पड़ेगा। आगे का क्वेश्चन, हाँ, तो यहाँ से नया क्वेश्चन है हमारा। तो ये पिछला क्वेश्चन देख लीजिए, रिपीट नहीं हुआ। तो इसका भी आंसर क्या है, 110J, है ना। हम लोग बात किए थे कि 10 × 10G का वैल्यू लेना है, फोर्स के जगह M और G रखेंगे हम, और इसका वैल्यू 1.1 लेना है। तो यहाँ से ये आंसर आया था। फर्दर आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है, ये ध्यान से आप समझिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा, मान लीजिए कि ये एक कार्य है, कार है ना। ये एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया है। तो कार इधर गति कर रहा है, कार की गति क्या है, आगे की ओर है। तो कह रहा है कि गति करती हुई कार विपरीत दिशा में आती हवा को का सामना करती है। तो इधर से मान लो कि हवा आ रही है, इधर से हवा आ रही है, तो कार्य पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, देखिए। तो आप समझिए कि हवा इधर जा रही है, हवा इस पे इधर फोर्स लगा रही है, लेकिन वस्तु कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। तो हवा जो फोर्स लगा रही है वो इस तरफ लगा रही है, लेकिन वस्तु कहाँ चला जा रहा है, इधर। तो हवा के फोर्स के विपरीत वस्तु जा रही है, हवा के फोर्स यानी कि हवा जिस तरफ लगा रही है उसके विपरीत जा रही है। तो इसमें आंसर जो होगा इसका ऋणात्मक होगा। ध्यान से आप समझिए ये वाला केस जो अभी हम पिछले स्लाइड में बताए थे। धरती किसी वस्तु को नीचे खींच रही है, लेकिन उसी वक्त आदमी उसके ऊपर खींच रहा था। तो धरती के द्वारा कार्य, है ना, लगा तो रही थी धरती नीचे, जो हुआ धरती जो उस पर कार्य हुआ वो क्या, वो निगेटिव कार्य किया, आदमी उस पर पॉजिटिव कार्य किया। हवा इस पे बल तो लगा रही है, लेकिन जो कार में मशीन लगा हुआ उसको आगे लेके चला जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो हवा के द्वारा कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा, और ये जो कार्य के द्वारा कार्य होगा यानी कि कार के द्वारा कार्य होगा वो धनात्मक होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये बहुत ही एक अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आइएगा तो आप सिलेक्शन वाले रैंक में रहिएगा। तो आइए फिर अब हम आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, तो ये हमारा फोर्स दे दिया बच्चों, फोर्स कितना दिया, फोर्स दिया 200 न्यूटन, एक 2 मीटर ऊंचे ब्रिज पे चढ़ती है, ठीक है। तो हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। हम लोग इसको क्या करते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं। तो आइए हम लोग इसको एक डायग्राम से देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ये डायग्राम था, अब यहाँ पे आइए, कह रहा है कि एक लड़की है जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे ब्रिज पे चढ़ती है। तो ये मान लो हमारा एक ब्रिज हो गया। तो एक लड़की क्या है, इसका लड़की अभी यहाँ पे है, लड़की अभी कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका कितना है 200 न्यूटन, इसका भार कितना है 200 न्यूटन, लड़की का भार 200 न्यूटन है। अब ये कहाँ पे चढ़ रही है, ब्रिज पे चढ़ रही है ना, यानी कि पेड़ पे चढ़ने का कोशिश कर रही है। तो अब इसका फिगर हम कहाँ बनाते हैं, ऊपर में बनाना पड़ेगा हमको। तो आइए हम ऊपर में फिगर बनाते हैं। ये ऊपर में लड़की आ गई, ठीक है। कितना मीटर आई बच्चों, तो ये 2 मीटर आई, है ना। कितना मीटर आई, 2 मीटर। तो एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, 2 मीटर ऊंचे ब्रिज पे चढ़ती है। यदि जी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो ब्रिज पे चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो देखिए यहाँ पे अगर फोर्स वो दे दिया है तो फिर फोर्स हमको निकालने का ज़रूरत नहीं है, वो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है कि वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखिएगा, और यहाँ पे जी देख के आप इसको mg में बदल दीजिएगा, mg इंटू एस कर दीजिएगा, और mg इंटू एस कीजिएगा तो m की जगह आप गलती से 200 ले लीजिएगा, और 10 ले लीजिएगा, और 2 ले लीजिएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 4000, है ना। कितना आ जाएगा 4000, नहीं तो आप इसको 2000 भी ला सकते हैं। अगर एक ऑप्शन 4000 देता तो ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाता, लेकिन ये सारा क्या है, गलत है। इस कॉर्नर में देखिए, अपर कॉर्नर में, क्योंकि हमको पता है वर्क बराबर क्या होता है एफ, और यहाँ उसका वजन ऑलरेडी वेट 200 न्यूटन दिया है, भार, है ना, यानी कि ये ऑलरेडी W से G से मल्टीप्लाई करके दिया है। अगर द्रव्यमान देता तब हमको मल्टीप्लाई करता, वो G बस कंफ्यूज होने के लिए दिया है। यहाँ डायरेक्टली 200 ही लेना है सिर्फ, है ना। कितना लेना है, 200 ही लेना है, और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, डिस्प्लेसमेंट 200 से, ये 400 हो गया आंसर। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आपको कन्फ्यूज़ कर देगा
क्योंकि इसमें अगर गलती से 4000 ऑप्शन रहता तो और ज़्यादा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपको ये बात को ध्यान रखना, ये भी बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। फर्दर आगे अगर हम लोग चलें तो कह रहा है कि एक कार 500 मीटर है ना नियत बल से 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है, तो किए गए कार्य की गणना करें। तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि आंसर कितना होगा, तो वर्क बराबर F इंटू एस। ये भी बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 15, 500 मल्टीप्लाइड बाई क्या 15। तो 500 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 पचे क्या होगा 75। आप आंसर लगा के आ जाइएगा 75 पे 00, तो 75 पे वेर इज 2 टाइम्स 0, तो ये आंसर क्या होगा आपका गलत हो गया और आप सिलेक्शन होते आप एग्ज़ाम से क्या हो गए आउट हो गए। क्यों ऐसा हुआ, तो इसलिए ऐसा हुआ कि यहाँ पे आप देखिए समझिए हमारी बात को कि जो यूनिट होता है वो जूल डिफाइन कब करा गया है। जूल डिफाइन करने के लिए डिस्टेंस का यूनिट जो हम लोग मीटर में लिए थे, डिस्टेंस का यूनिट क्या लिए थे मीटर में, ऐसा यूनिट मीटर है। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ 1500 किलो ये किलोमीटर में दिया हुआ है, आप इसका यूनिट कन्वर्जन नहीं किए थे। तो सबसे पहले वर्क निकालने के लिए F इंटू एस करेंगे तो फोर्स बराबर यहाँ 500 तो रखेंगे है ना, और यहाँ पे एस को जगह 15 और इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे 1000 से, तो 15 बचे 75 हो जाएगा और इस पे 3 0 और 2 5 0 आंसर होगा, यानी कि इतना जूल 75 पे 5 0, तो 75 पे 5 0 था सी में। तो आपका जो आंसर एग्जैक्ट होगा वो कौन सा होगा, सी को होगा। थोड़ा सा भी आप क्या होगा प्रिकॉशन नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा भी असावधानी आप वहाँ पे एग्ज़ाम में कीजिएगा तो आप 1 मार्क्स खो के आ जाइएगा। और जब आप 1 मार्क खोजे मतलब कि आप 1 मार्क्स लॉस कर जाइएगा तो आप सीधा कंपटीशन से बाहर हो जाइएगा। फर्दर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो ये है कि का केवल मैग्नीट्यूड दिशा नहीं है, यानी कि किसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो स्केलर यानी कि जो स्केलर होगा उसमें मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ और सिर्फ, तो कार्य में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि कार्य एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, जो सदिश राशि होता है उसमें दोनों होता है, परिमाण यानी कि वैल्यू और दिशा, और जो अदिश होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होता है। फर्दर आगे कह रहा है कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर तक ऊंचा उठाता है। ठीक है, तो विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य देखिए। तो यहाँ पे आप समझिए कि आपको ये 5 केजी का कुछ करने का ज़रूरत नहीं है ना। देखिए आप समझिए, एग्जैक्ट समझिए, क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक वस्तु है 5 केजी का, एक वस्तु कितना केजी का है 5 केजी का। अब कह रहा है कि एक क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, इस पे एक 10 न्यूटन का बल लगता है, तो हमने 10 न्यूटन का क्या किया बल लगाया, और 10 न्यूटन के बल लगाने के बाद हम लोग इसको क्या किए 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित किए, यानी कि इसको हम विस्थापित करते करते कहाँ तक ले आए 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिए। हम लोग कहाँ तक इसको विस्थापित कर दिए 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर दिए, तो ये 5 केजी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 5 केजी से हमको कोई मतलब है क्या, नहीं। वर्क निकालने के लिए हमको क्या चाहिए फोर्स चाहिए, और उस फोर्स की वजह से कितना विस्थापन हुआ, तो फोर्स यहाँ पे कितना लगाएं 10, और इस फोर्स की वजह से विस्थापन कितना हुआ 2 हुआ, तो 10 इंटू 2 सिर्फ और सिर्फ 20 जूल से हमारा यहाँ मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है। 5 से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर ये 10 केजी होता तब भी यहाँ पे कार्य कितना होता, ये 20 ही होता। अगर ये 1 केजी होता तब भी कार्य क्या होता 20 केजी होता। मास से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मान लो कि इतना ज़्यादा मास हो जाता जिससे इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता, यानी कि 10 न्यूटन जितना द्रव्यमान को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि एक वैल्यू होगा ना लिमिट कि इतना तक वो, जैसे कि एक बच्चा का लिमिट होता है ना कि 2 केजी तक उठा सकता है, उसको 5 केजी दे दीजिएगा तो नहीं उठाएगा। तो उसी तरह से ये 5 न्यूटन फोर्स का जितना कैपेसिटी होगा, यानी कि जितना केजी के वस्तु को ये धक्का दे सकता है 2 मीटर, तो सब में कार्य क्या होगा 20 जूल होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फर्दर आगे के क्वेश्चंस में हम देखते हैं, तो कह रहा है कि जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी 10 न्यूटन बल के तहत वस्तु स्थानांतरित होती है, तो किया गया कार्य की मात्रा क्या होगी, तो 10 इंटू 10 करना है, यानी कि किया गया कार्य की मात्रा जो होगी 100 जूल आंसर होगी। ऑप्शन इसमें नहीं दे पाए हैं हम, तो इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप आंसर जो होता है उसमें जो भी होता 100 जूल उसको हम आंसर कर देते। तो इस तरह से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कोई कन्फ्यूजन्स है तो बोलिए। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो और वीडियो इसमें लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आप उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है,
और शेयर भी करिए, ताकि मैं जो बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं उनके साथ मैं इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करूं और फिर आप लोग क्या हो इसके लिए बेनिफिट हो। जब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं कीजिएगा एग्ज़ाम में, तब तक आप एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाइएगा। इसके लिए इतना ही।